गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कमलेश दीक्षित। हमारा सब्जेक्ट है प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, बीटेक फर्स्ट ईयर, और आज है हमारा लेक्चर नंबर 16। आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो हैं लिटरल्स, कॉन्स्टेंट्स एंड इनपुट आउटपुट इन सी लैंग्वेज। आज हम देखेंगे कि लिटरल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं और किस तरीके से हम इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। सबसे पहले हम लेते हैं लिटरल्स को। लिटरल्स आर डेटा यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग फिक्स्ड वैल्यूज़, दे कैन बी यूज डायरेक्टली इन द कोड। यानी कि जैसे हम जो फिक्स वैल्यूज़ होती है ना, 1 2 3 4 हो, 1.2 1.3 1.5 2.5, या फिर कैरेक्टर वैल्यूज़ होती है। कैरेक्टर वैल्यूज़ क्या होती है? जो सिंगल कैरेक्टर होता है और जो डबल सिंगल कोट्स के अंदर लिखा जाता है वो कैरेक्टर वैल्यूज़ कहलाती है। तो ये सब क्या कहलाते हैं? लिटरल्स कहलाते हैं। जो अब ये लिटरल्स जो होते हैं इनको भी अगर हम फर्दर 5 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। इंटीजर लिटरल्स जैसे कि 1 2 3 4 5, फ्लोटिंग पॉइंट्स लिटरल्स जैसे कि 2.5, कैरेक्टर लिटरल जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी लिखा ही है सी, जो सिंगल कोमाज में होते हैं। फिर है एस्केप सीक्वेंस होते हैं, इनको देखेंगे। और फिर उसके बाद होता है लिटरल्स, स्ट्रिंग लिटरल्स। स्ट्रिंग लिटरल्स में कि जब डबल कोट्स के अंदर जो हम लिखते हैं वो स्ट्रिंग लिटरल्स के अंदर आता है, एक या एक से ज़्यादा कैरेक्टर को जब डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। तो अब एक एक करके हम इनको देखते हैं कि किस तरीके से होते हैं लिटरल्स। सबसे पहला लिटरल है इंटीजर लिटरल। इंटीजर लिटरल में एन इंटीजर इज ए न्यूमेरिक लिटरल एसोसिएटेड विद नंबर्स विदाउट एनी फ्रैक्शनल और एक्सपोनेंशियल पार्ट। देर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर लिटरल्स इन सी प्रोग्रामिंग। होता क्या है इंटीजर लिटरल? जिसमें ना तो कोई पॉइंट वाले संख्याएं होती हैं, ना ही कोई उनके ऊपर पावर वाले होते हैं, एक्सपोनेंशियल होते हैं। तो ये दोनों ही नहीं होते हैं, एक्सपोनेंशियल वगैरह, और ये इंटीजर नंबर्स के अंदर आते हैं। उनको फर्दर हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। डेसिमल नंबर जिनका बेस 10 होता है, ऑक्टल जिनका 8 होता है, और हेक्साडेसिमल जिनका बेस 16 होता है। एग्जाम्पल के लिए डेसिमल नंबर होता है जैसे 0 हो, -9 हो, 22 हो। तो ये सब क्या है? डेसिमल के एग्जाम्पल है। ऑक्टल के एग्जाम्पल है 021 हो, 077 हो, 033 हो। और हेक्साडेसिमल के एग्जाम्पल है 0x7f हो, 0x2a हो, 0x521 हो। इस तरीके से ये एग्जाम्पल्स होते हैं। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि जो ऑक्टल नंबर है वो मैंने 0 से शुरू किए हैं सारे, और हेक्साडेसिमल जो नंबर है मैंने 0x से शुरू किए हैं। तो होता क्या है कि सी प्रोग्रामिंग में इन नंबर्स को डिफरेंट दिखाने के लिए डेसिमल नंबर से हम उनको या तो 0 से शुरू करते हैं अगर ऑक्टल नंबर है तो, और हेक्साडेसिमल अगर नंबर है तो उसको 0x से हम शुरू करते हैं। तो इस तरीके से हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं डेसिमल नंबर्स से। तो ये तो बात हुई इंटीजर लिटरल्स की। अब हम बात करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स की। फ्लोटिंग पॉइंट जैसे कि मैं पहले बोल चुका हूँ, जो फ्रैक्शनल नंबर होते हैं, यानी कि जो पॉइंट वाले नंबर होते हैं, उनको हम फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स कहते हैं। जैसे कि 2.0, 0.000234 है, पॉइंट माइनस में 0.22 E-5 है। यहाँ पे जो E-5 का मतलब है 10⁻⁻⁵, एक्सपोनेंशियल जिसको हम कहते हैं, एक्सपोनेंशियल्स पावर बोलते हैं। E4 एक्सपोनेंशियल होता है, यानी कि 10⁻⁻⁵ इसको हम काउंट करेंगे। तो ये जो भी हैं ये सारे किस में आते हैं? फ्लोटिंग पॉइंट्स लिटरल्स के अंदर आते हैं। उसके बाद देते हैं कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स जैसा कि मैं पहले बोल चुका हूँ, जो सिंगल कोट्स के अंदर जो आते हैं, सिंगल कोट्स मार्क्स के अंदर, वो सब कैरेक्टर कहलाते हैं। और ये एक ही कैरेक्टर का होता है, यानी कि एक ही अल्फ़ाबेट इसके अंदर आ सकती है। इसके अंदर 2 अल्फ़ाबेट्स नहीं आती हैं। अगर जैसे मैं लिखूँ AB और ये सिंगल कोमा के अंदर डाल दूँ तो ये कैरेक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि कैरेक्टर के अंदर एक ही वैल्यू आती है। लेकिन हाँ, ये चीज़ें हैं चलती हैं कि 2 हम लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, तो फिर इसकी आस की वैल्यूज़ को रिटर्न करता है। तो ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये यहाँ पे गलत होगा, हम डबल वैल्यूज इसके अंदर नहीं ले सकते हैं। ये स्ट्रिंग में जाता है, लेकिन स्ट्रिंग में भी डबल कोट्स आते हैं। तो ये हो गया हमारा कैरेक्टर्स लिटरल जो हो गया। इसके बाद है एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस क्या होता है? समटाइम्स इट इज़ नेसेसरी टू यूज कैरेक्टर दैट कैन नॉट बी टाइप्ड और हैज स्पेशल मीनिंग इन सी प्रोग्रामिंग। ऐसे कैरेक्टर जिनको हम टाइप नहीं करना चाहते, नहीं कर सकते हैं, या फिर उनका कोई स्पेशल मीनिंग होता है सी प्रोग्रामिंग के अंदर, तो वो क्या कहलाते हैं? स्पेशल कैरेक्टर कहलाते हैं। जैसे अगर आपको एंटर देना, न्यू लाइन देना हो, तो न्यू लाइन को आप टाइप कर सकते हैं क्या? अगर मैं कहूँ कि आपको न्यू लाइन देनी, जैसे हम हाथ से भी अगर कॉपी में लिखते हैं, तो हाथ से में कॉपी में लिखते हैं, जैसे हमको एक लाइन लिखनी, उसके बाद अगर हमें अगली लाइन में जाना है तो हम अगली लाइन में क्या करते हैं? अगली लाइन में जाकर लिखना शुरू कर देते हैं। पर क्या मैं इसको कहीं लिख सकता हूँ? किसी वर्ड से, किसी शब्द से मैं उसको लिख सकता हूँ कि ये न्यू लाइन है?
मैं न्यू लाइन के अंदर गया हूँ, नहीं लिख सकते, उसको रिप्रेजेंट करना होता है। उसके लिए हम कुछ स्पेशल जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको काम में लेते हैं, तो वो यहाँ पे जो एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स कहलाते हैं। तो इनको यूज़ करने के लिए मैंने जो आगे एक पूरा बनाया है कि कौन कौन से जो मेनली हम यूज में लेते हैं जो हमारे एस्केप सीक्वेंस कहलाते हैं। सबसे पहले देखेंगे आप कि यहाँ पे नज़र आ रहा है स्लैश बी, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको, स्लैश बी में आप देखेंगे तो क्या है, ये बैक स्पेस होता है कि अगर मेरे को बैक स्पेस दिलवानी है कीबोर्ड से तो मैं स्लैश बी अगर लगाऊंगा तो ऑटोमेटिक वो एक स्पेस पीछे चला जाएगा। स्लैश एफ, इसको फॉर्म फ्रीडम बोलते हैं। स्लैश एन, जैसे मैं पहले अभी न्यू लाइन के लिए हम इसको काम में लेते हैं। जहाँ भी हम स्लैश एन लगाएंगे कि वो ऑटोमेटिक ही न्यू लाइन ले लेगा, हमें एंटर दबाने की ज़रूरत नहीं होगी कीबोर्ड से, वो खुद ही न्यू लाइन ले लेगा कंपाइलर। स्लैश आर होता है रिटर्न करने के लिए। स्लैश टी होता है हॉरिजॉन्टल टैब, जो टैब होता है हम कीबोर्ड से टैब का जो बटन होता है वो जो हम प्रेस करते हैं तो हॉरिजॉन्टली जितनी स्पेस देता है उतना ये ऑटोमेटिकली ही इतनी स्पेस ले लेगा। फिर डबल बैक स्लैश होता है, जिसको बैक स्लैश का मतलब होता है कि एक निशान जो ऐसा है, ये वाला जो ऐसा एक निशान है ऐसा वाला, ये लगा देगा उसके पीछे। फिर है सिंगल कोटेशन मार्क्स, ये सिंगल कोट्स मार्क्स लगा देगा, ऐसे मार्क्स लगा देगा, उसके ऊपर डबल कोट्स लगा देगा अगर स्लैश के बाद लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। और स्लैश जीरो यानी कि नल, इसका हम काम में लेते हैं। ये जीरो उसमें नल कैरेक्टर के रूप में इसको काम में लिया जाता है। तो ये हमारे कुछ मेन एस्केप सीक्वेंस है जिनको हम काम में लेते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग लिटरल्स की, जो पांचवा और आखिरी लिटरल टाइप है हमारा स्ट्रिंग लिटरल। जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि डबल कोट्स के अंदर अगर हम कोई भी चीज़ को लिखते हैं, चाहे हम खाली स्पेस ही उसके अंदर छोड़ें, वो स्ट्रिंग के अंदर आता है। तो अगर मैं डबल कोट्स में सिर्फ ए भी लिखूँगा, आप बोलेंगे तो कैरेक्टर नहीं, अगर डबल कोट्स में जब मैं इसको लगा दूँगा तो ये स्ट्रिंग बन जाता है। मैं अब ये भी लिख सकता हूँ, पहले हम इसको नहीं लिख सकते थे कैरेक्टर के अंदर, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर लिख सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे गुड मैंने लिखा है तो स्ट्रिंग कांस्टेंट है, ये नल कांस्टेंट है क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है। यहाँ पे मैंने 6 स्पेस दी थी, 1 2 3 4 5 6, तो स्पेसेस दिए हैं तो 6 वाइज स्पेस है। एक्स है सिंगल स्ट्रिंग कांस्टेंट है, यानी सिंगल वाला है। और ये क्या है, पूरा स्ट्रिंग का एक लिखा हुआ है। साथ में इसके क्या है, एंड में क्या लिखा है, मैंने न्यू लाइन लिखा है। तो जैसे ही इसको पूरा प्रिंट कर देगा अर्थ इज राउंड, उसके बाद ये जो कर्सर है यहाँ पे ब्लिंक कर रहा होगा नीचे, यानी कि न्यू लाइन देके वहाँ पे नज़र आएगा। तो ये हमारे जो लिटरल्स थे वो कंप्लीट हुए कि 5 तरीके के जो लिटरल्स तो हमने देखे कि लिटरल्स होते क्या हैं और उनके टाइप क्या क्या हैं। तो एक बार मैं वापस से इसको रिपीट कर देता हूँ। लिटरल्स क्या होते हैं, वो जो वैल्यूज़ होती हैं वो कांस्टेंट भी अगर हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट के अंदर ही आते हैं, कि वो कांस्टेंट्स होते हैं जिनकी वैल्यूज हम बाद में बदल नहीं सकते हैं। ये फिक्स वैल्यूज होते हैं और इनको हम डायरेक्टली यूज़ में लेते हैं प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करने के लिए। 5 टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इंटीजर होते हैं, उसके बाद कैरेक्टर होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं, एस्केप सीक्वेंस होते हैं और स्ट्रिंग लिटरल्स होते हैं। तो इस तरीके से 5 हमारे लिटरल्स, 5 टाइप के लिटरल्स होते हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टेंट्स की। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं सी के अंदर, अगर किसी भी वेरिएबल को मुझे कांस्टेंट डिफाइन करना है तो जैसे मैंने 32 कीवर्ड बताया तो उनमें एक वे है CONST कॉन्स्ट, यानी कि ये क्या करेगा कि उस जो भी कैरेक्टर, जो भी डेटा टाइप है उसको वेरिएबल को अगर हम कांस्टेंट बनाना चाहते हैं तो बना देता है। तो इसका जो सिंटैक्स होता है कि सबसे पहले CONST कांस्टेंट तो मैं काम में लूँगा, CONST कांस्टेंट तो कीवर्ड काम में लूँगा। इसके बाद जो भी मुझे डेटा टाइप लेना है वो काम में लूँगा और उसके बाद उसकी वैल्यू हम सीधा असाइन कर सकते हैं A = 2 3 4 5। अब क्या होगा कि इस A की वैल्यू में बाद में A = 3 नहीं कर सकता, ये गलत होगा, ये अपडेट नहीं करेगा क्योंकि ये कांस्टेंट इसको बना देता है और इसकी वैल्यू एक बार जो मैंने दे दी वो बाद में बदली नहीं जा सकती, वो एरर आ जाएगी। तो एक बार कांस्टेंट्स क्या होता है कि जिनको भी अब कांस्टेंट कीवर्ड आज यूज में ले लेते हैं और उनकी वैल्यू हमें फिक्स रखनी होती है पूरे प्रोग्राम के अंदर, तो हम उन्हें कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं। वैसे लिटरल्स वगैरह जो होते हैं वो भी कांस्टेंट में आते हैं क्योंकि उनकी वैल्यूज़ को भी हम बदल नहीं सकते। हमको जो भी वैल्यू, जिसकी वैल्यू जैसे 0 को हम 0 ही बोलेंगे, 5 को 5 ही बोलेंगे, 5 को 4 तो बोल नहीं सकते। तो इस तरीके से लिटरल्स भी फिक्स होते हैं और कांस्टेंट की वैल्यूज़ भी फिक्स होती है। अब बात करते हैं जो तीसरा टॉपिक था हमारा, इनपुट एंड आउटपुट इन सी लैंग्वेज, कि सी लैंग्वेज में हम इनपुट आउटपुट किस तरीके से लेते हैं। वैसे हमने 1-2 प्रोग्राम लिखे हैं, वहाँ पे मैंने डायरेक्ट प्रिंटफ वगैरह यूज में लिया था, लेकिन अब मैं आपको समझाता हूँ कि प्रिंटफ क्या होता है और स्कैनफ क्या होता है, हम कैसे काम में लेते हैं। इनपुट मीन्स टू प्रोवाइड द प्रोग्राम
विद सम डेटा टू बी यूज इन द प्रोग्राम। डेटा को कोई भी प्रोग्राम इनपुट जो प्रोवाइड कराते हैं इन्फॉर्मेशन, वो तो इनपुट के अंदर आता है। आउटपुट मीन्स टू डिस्प्ले डेटा ऑन स्क्रीन और राइट द डेटा टू द प्रिंटर और ए फाइल। किसी भी डेटा को स्क्रीन पे दिखाना या फिर प्रिंट करना आउटपुट कहलाता है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड मैनी बिल्ट इन फंक्शंस टू रीड एनी गिवन इनपुट एंड टू डिस्प्ले डेटा ऑन स्क्रीन व्हेन देयर इज़ ए नीड टू आउटपुट द रिजल्ट। ये इनपुट लेन सी जो लैंग्वेज होती है बहुत सारी बिल्ट इन फंक्शंस हमको प्रोवाइड कराती है, जिसके थ्रू हम डेटा को इनपुट भी कर सकते हैं और आउटपुट भी कर सकते हैं। इन फंक्शंस को हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से इनपुट करते हैं, किस तरीके से हम आउटपुट लेते हैं। और ये जो बिल्ट इन फंक्शन हम काम में लेते हैं उनके लिए हमें क्या काम में लेनी पड़ती है, हेडर फाइल्स काम में लेनी पड़ती है, जिनको मैं एक दो बार बीच में पहले भी बोल चुका हूँ, जैसे stdio.h है। मैंने पहले भी इसका पूरा नाम बताया था, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, पिछले वीडियो के अंदर। एक है CONIO जो हम ज़्यादातर काम में लेंगे इस प्रोग्राम में, तो लेंगे ही लेंगे। यह है कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच, जो कंसोल फंक्शंस होते हैं इनपुट आउटपुट उनके लिए काम में आता है। तो ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एंड कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं जिन्हें हम काम में लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्कैनफ और प्रिंटफ, जो सबसे ज़्यादा काम में लेने वाले फंक्शंस हैं। जैसा कि इनका नाम है स्कैनफ, स्कैनर जो होता है, जो अगर मैं आपको बात करूँ इन फंक्शन का नाम किस तरीके से है, तो अगर स्कैनर जो होता है आपने देखा होगा कंप्यूटर के अंदर किस तरीके की डिवाइस होती है, वो एक इनपुट डिवाइस होती है। प्रिंटर जो होता है वो आउटपुट डिवाइस होती है। तो स्कैन का मतलब क्या होता है कि किसी भी वैल्यू को, डॉक्यूमेंट को स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर डालना। तो उसी से इस फंक्शन का नाम है स्कैनफ, स्कैन फंक्शन। एफ का मतलब फंक्शन है, स्कैन का मतलब वैल्यू को अंदर लेना। तो ये एक वैल्यू को अंदर लेने के आने काम में आता है, यानी कि ये एक इनपुट फंक्शन है। दूसरा प्रिंट एफ, यानी कि प्रिंट फंक्शन। तो प्रिंट फंक्शन जैसा कि प्रिंटर किस काम आता है, आउटपुट देने के काम आता है, किसी को प्रिंट को लिखने के काम आता है, राइट करने के। उसी तरीके से प्रिंटफ जो होता है स्क्रीन पे आउटपुट को लिखने के काम में आता है। तो ये हेडर ये जो इस अपने stdio जो डॉट एच है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, उसके अंदर इन दोनों की डेफिनेशन होती है इन फंक्शंस की, और ये काम में लिए जाते हैं। एक एग्जांपल हमारे सामने है कि किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। stdio.h मैंने ले लिया, void main हमने लिया, एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया आई टाइप का। मैंने प्रिंटफ किया यहाँ पे एक वैल्यू डिस्प्ले करवाने के लिए, प्रिंटफ प्लीज़ एंटर ए वैल्यू। तो ये मैसेज ऐसे कि ऐसे यहाँ पे डिस्प्ले होगा, बिल्कुल कोई भी चेंज नहीं होगा। प्लीज़ एंटर ए वैल्यू और 3 डॉट भी ऐसे कैसे यहाँ डिस्प्ले होंगे। ये सिर्फ एक मैसेज डिस्प्ले होगा, कुछ नहीं होगा। और ये स्कैन फिर क्या करेगा, मैसेज जैसे हमको मैसेज नज़र आएगा तो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से कोई वैल्यू डालेंगे, तो वैल्यू जो डालेंगे वो इस आई के पास चला जाएगा स्कैनर फंक्शन के थ्रू, और यहाँ पे वापस से फिर हम इसको प्रिंट करवा लेंगे यू एंटर्ड, ऐसे कैसे मैसेज आएगा, और साथ में वो वैल्यू जो हमने प्रिंट, जैसे मैंने आई की वैल्यू 5 दी, तो यहाँ पे भी क्या प्रिंट हो जाएगा, 5 प्रिंट हो जाएगा। अब आप एक चीज़ इसके अंदर देख रहे होंगे कि स्कैनअप में मैंने यहाँ %d काम में लिया और प्रिंटअप में भी मैंने %d काम में लिया। ये मैंने पहले भी बताया था आपको, पिछले वीडियो के अंदर भी मैं बता चुका हूँ कि क्या कहलाते हैं, फॉर्मेटिंग्स कहलाते हैं। क्या कहलाता है, फॉर्मेटिंग ये कहलाती है, इनकी जो फंक्शंस होते हैं उनकी फॉर्मेटिंग कहलाती है। तो इनकी फॉर्मेटिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो जो d होता है हमारा %d अगर मैं लगाता हूँ तो ये इंटीजर के लिए होता है। अगर मैं %f लगाता हूँ, मैंने u का बताया था जो अनसाइंड इंटीजर के लिए होता है, %f होता है जो फ्लोटिंग के लिए होता है, c होता है कैरेक्टर के लिए होता है, s होता है स्ट्रिंग के लिए होता है। जो भी हम स्ट्रिंग इसके अंदर हम देना चाहें वाइट स्पेस के साथ, यानी कि खाली ब्लैंक स्पेस के साथ भी अगर हम देना चाहें तो उनके लिए होता है। u होता है, अगर मैंने आपको पहले बताया था, अनसाइंड इंटीजर के लिए होता है। अगर LD लगा लूँगा तो मैं डबल के लिए होता है, लॉन्ग डबल के लिए, लॉन्ग के लिए होता है। इस तरीके से सारे जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स इनको हम कहते हैं, ये यूज में लिए जाते हैं। We can also limit the number of digits of character that can be input output by adding a number with the format string specifier like %1d or %3s. The first one means a single numeric digit and the second one means 3 characters. Hence, if you try to input 42 while scanf has %1d, it will take only 4 as a input. Same is the case for output. कहने का मतलब क्या है इस पैराग्राफ में
कि अगर मैं %1D या %3D इसके अंदर लगाता हूँ, 3S इसके अंदर लगाता हूँ, तो ये जो 1D वाला अगर मैं 2 कैरेक्टर दूंगा, 2 मतलब 42, 45, 46 इस तरीके कोई वैल्यू दूंगा, या 72 दे दूँ, या फिर 722 दे दूँ, 7333 दे दूँ, इस तरीके कोई भी, पर ये बाकी के पीछे के कैरेक्टर्स को छोड़ देगा और सिर्फ एक ही कैरेक्टर लेगा और उसको प्रिंट करेगा। जैसे 42 अगर मैं देता हूँ, सिर्फ 4 को लेगा और 2 को छोड़ देगा। इसी तरीके से अगर मैं %3S स्ट्रिंग लगाता हूँ और मैं नाम लिखता हूँ SDIT, तो ये SDIT का पूरा नहीं लेके SDI को ही लेगा, T को छोड़ देगा। ठीक है। अब एक नोट है इसमें कि printf जो फंक्शन होता है वो क्या रिटर्न करता है। printf फंक्शन जो होता है इसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उनको रिटर्न करता है। जैसे अगर मैं मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया इंटीजर i और मैंने printf SDIT दोसा किया, तो SDIT दोसा में कितने वर्ड्स हैं, 9 डिजिट्स हैं। SDIT दोसा, तो इनमें 9 डिजिट्स हैं, तो 9 डिजिट्स हैं, तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। इसको 9 रिटर्न कर देगा और i के अंदर सेव हो जाएगा। जब मैं i को प्रिंट करवाऊँगा तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 9 आएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि हाँ, ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं जो हम काम में लेते हैं स्कैनफ फॉर प्रिंटफ के अंदर, उससे हम इनको इसीलिए बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, क्योंकि फॉर्मेट कर सकते हैं और ये फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट ही कहलाते हैं, जिनके थ्रू हम इनपुट आउटपुट को फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेट करने का मतलब क्या हुआ, जैसे वर्ड जो होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड आपने देखा होगा, उसके अंदर हम जो कैरेक्टर्स होते हैं या जो भी हमारे जो हम लिखते हैं उनको हम फॉर्मेट कर सकते हैं। यानी कि हम बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, टिल्ट कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इस तरीके से हम फॉर्मेट कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं वो फॉर्मेट करने के काम आते हैं कि इनपुट और आउटपुट को किस तरीके से फॉर्मेट करें। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि 42 अगर मैं दूंगा और %d के साथ मैंने 1 लगा रखा है, तो सिर्फ पहली डिजिट को लेगा। 2 अगर लगा दूंगा तो फिर 42 लेगा, फिर चाहे कितनी बड़ी डिजिट उसके अंदर है, ऐसे स्ट्रिंग के अंदर दे देंगे तो 3 डिजिट को ही लेगा। तो इस तरीके से ये फॉर्मेट करते हैं। अब बात करते हैं अगले जो फंक्शन है, गेट कैरेक्टर और पुट कैरेक्टर। द गेट कैरेक्टर फंक्शन रीड्स ए कैरेक्टर फ्रॉम टर्मिनल। दिस फंक्शन रीड्स ओनली सिंगल कैरेक्टर एट ए टाइम। यू कैन यूज़ दिस मेथड इन ए लूप इन केस यू वांट टू रीड मोर देन 1 कैरेक्टर। ये क्या करता है कि लाइन से एक ही कैरेक्टर लेता है सिर्फ एक बार में, यानी कि जैसे मैंने ए दबाया तो सिर्फ ए लेगा, बी दबाया तो बी लेगा, अगले कैरेक्टर को नहीं लेगा। अगर मुझे एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को इसके अंदर देना है तो मुझे इसको लूप में लेना पड़ेगा, तब ये मल्टीपल को ले सकता है। और पुट कैरेक्टर इसका जस्ट अपोजिट करता है, यानी कि उसको प्रिंट करने का काम करता है। तो द पुट कैरेक्टर फंक्शन डिस्प्ले द कैरेक्टर पास्ड टू इट in the screen and returns the same character. This function to display only a single character at a time. In case we want to display more than 1 character, use put character method in a loop. हमको लूपिंग के अंदर इसको काम में लेना पड़ेगा ताकि एक से ज़्यादा कैरेक्टर को हम प्रिंट करवा सकें। एक एग्जांपल हम इसका देख लेते हैं छोटा सा। ये हमारा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल, ये हमारे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल है। ये मेन फंक्शन हो गया, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया कैरेक्टर टाइप का, फिर एक मैसेज डिस्प्ले कराया प्रिंटफ से कि एंटर ए कैरेक्टर। तो यहाँ पे ये मैसेज डिस्प्ले करेगा और ये जो कैरेक्टर जो भी मैं लूँगा वो इसके अंदर असाइन कर देगा, इसको यहाँ पे दे देगा और फिर जब मैं प्रिंट करूँगा तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो यानी कि सी, जैसे मैंने इसके अंदर कोई कैरेक्टर दिया ए, तो यहाँ पे आके इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी ए। इस तरीके से ये गेट कैरेक्टर पुट कैरेक्टर फंक्शन हमारे काम में करते हैं। अब अगले जो फंक्शन है वो हैं गेटस और पुटस। जैसे कि इनके आगे लग रहा है वो कैरेक्टर ले रहे थे। कैरेक्टर क्या होता है, एक होता है यहाँ पे एस लग रहा है, एस और यहाँ पे स्ट्रिंग है, यानी कि ये गेटस जो है स्ट्रिंग लेगा और पुटस जो है स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा। तो द गेटस फंक्शन रीड्स ए लाइन फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट इनटू बफर पॉइंटेड टू str पॉइंटर अंटिल आइदर ए टर्मिनेटिंग न्यू लाइन या एंड ऑफ लाइन जब तक नहीं आ जाती तब तक ये इसको रीड कर सकता रहता है। और पुटस फंक्शन राइट द स्ट्रिंग str एंड ट्रेलिंग द न्यू लाइन इंक्लूड। जो पॉइंटर होता है ये वाला, ये एक एरे पॉइंटर होता है और सी की स्ट्रिंग को स्टोर करता है। अगर ये चीज़ अभी समझ में नहीं आई तो आपको एरे के टाइम पे समझ में आ जाएगी, इसलिए अभी आप इसको स्किप कर सकते हो, ज़्यादा इस पर जोर ना लगा के कि क्या पॉइंटर क्या है, एरे क्या होता है। तो इस पर भी आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगा के इसको स्किप कर सकते हो। जब मैं एरे पढ़ाऊँगा तो आपको ये चीज़ आराम से समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से स्ट्रिंग वाली चीज़ है वो वर्क करती है, कैसे हम स्ट्रिंग वैल्यूज़ को दे सकते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग के लिए हमें एरे डिक्लेयर करना पड़ता है। अभी आप सिर्फ प्रोग्राम को ऐसे कैसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे है। इसका प्रोग्राम देखिए, ये स्टैंडर्ड फाइल हो गई, ये हमारा मेन फंक्शन हो गया, ये मैंने एरे डिक्लेयर किया। तो एरे इस तरीके से डिक्लेयर होता है, डेटा टाइप आता है, नाम आता है और उसका हमको साइज देनी पड़ती है कि कितनी वैल्यू जिसके अंदर देनी है, कितनी बड़ी स्ट्रिंग हम ले सकते हैं।
फिर मैंने एक मैसेज डिस्प्ले करवाया प्रिंटफ फंक्शन से एंटर स्ट्रिंग, तो अब आपको कीबोर्ड से स्ट्रिंग एंटर करनी पड़ेगी। तो गेटस से हम स्ट्रिंग को एंटर कर सकते हैं और पुटस को स्ट्रिंग से हम प्रिंट करवा सकते हैं। जो भी वैल्यू हमने वहाँ पे डाली थी, जो भी स्ट्रिंग हमने डाली उसको हम प्रिंट करवा सकते हैं। अब देखेंगे कि हमने दो फंक्शंस काम में लिए, एक स्कैनफ काम में लिया और एक गेटस काम लिया। तो गेटस और स्कैनफ में डिफरेंस क्या होता है? अगर स्कैनफ को मैं स्ट्रिंग स्कैन करूँ तो क्या होता है कि द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू फंक्शन इज द स्कैनफ स्टॉप्स रीडिंग कैरेक्टर। अगर मैं कैरेक्टर्स यानी कि स्ट्रिंग लेना चाहता हूँ %s से स्कैनफ के अंदर, तो व्हेन इट एनकाउंटर स्पेस, जैसे ही कोई स्पेस आएगी तो ये वहाँ पे लेना रुक जाएगा, उसके बाद की वैल्यूज़ को नहीं लेगा। जबकि गेटस जो होता है वो तब तक फिर भी स्पेस को भी एज ए कैरेक्टर लेके आगे चलता रहता है। ये बात अगर आपके समझ में नहीं आए तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। इफ़ यू एंटर ए नेम, अगर हम एक नेम एंटर करते हैं SGIT डोसा, ये देख रहे हैं आप, इसके मैंने बीच में स्पेस दिया है SGIT डोसा। तो अगर स्कैनफ के थ्रू मैं इसको एंटर करूँगा तो वो क्या करेगा कि स्पेस जैसे आएगी वो समझेगा कि टर्मिनेट हो गया है, यानी कि वैल्यू एंटर होना बंद हो चुकी है, तो सिर्फ SGIT को ही लेगा, डोसा को नहीं लेगा। जबकि गेटस क्या करता है, कोई स्पेस को भी काउंट करता है और डोसा तक, यानी कि पूरा SGIT डोसा पूरे को लेगा विद स्पेस। लेकिन स्कैनअप जैसे ही स्पेस मिल जाती है तब रुक जाता है। जबकि जो गेटस होता है वो क्या करता है, एंटर जब हम प्रेस करते हैं कीबोर्ड से तभी रुकता है, तब तक वो जितनी भी वैल्यूज है उसमें लेता रहता है। एंटर का मतलब क्या होता है कि नल कैरेक्टर होता है, तो एंटर को नल कैरेक्टर की तरह यूज़ करता है, और जैसे ही एंटर हम प्रेस करते हैं तो स्क्रीन के पीछे नल कैरेक्टर लगा के और वो एग्जिट हो जाता है गेटस फंक्शन। तो ये बेसिकली मेन डिफरेंस है दोनों स्कैनफ और गेटस के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए कि स्कैनफ और गेटस में क्या डिफरेंस है स्ट्रिंग के मामले में, तो इन दोनों में यही मेन डिफरेंस होता है। तो आज के लिए जो हमारे टॉपिक्स थे लिटरल्स, कांस्टेंट और इनपुट आउटपुट इन सी लैंग्वेज, वो हमने देखे और आपने समझे कि लिटरल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं और इनपुट आउटपुट हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो आज का जो टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम दूसरे टॉपिक्स को देखेंगे। थैंक यू।